सादर नमस्ते आचार्य जी। जी सदन। आइए हम आजीवन स्वस्थ कैसे रहें इस विषय में आयुर्वेद में से पदार्थों के गुण धर्म ये जान रहे थे, और इसी श्रृंखला में हमने दुग्ध वर्ग के कुछ बातें जानी थी। बहुत से पशुओं की और मानवी का भी दूध के गुण हमने समझे। दही के भी विषय में हमने जाना था, और दही जो अभी जमा हुआ नहीं होता, अर्थात जम नहीं पाया है, उसको मंदक कहते हैं। ऐसा जो मंदक दही है वो बहुत अधिक हानिकारक होता है। ऐसे दही को कभी भी नहीं खाना चाहिए। जो अभी दही जमा नहीं है उसको मंदक कहते हैं, तो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। वो त्रिदोषकारक होता है और बहुत अधिक अभिसंधि होता है, स्रोतों को अवरोध कर देता है, ब्लॉकेज करता है। ये बहुत ज्यादा हानिकारक है। अनेक लोग दूध में दही में जो खट्टा दही हो जाता है तो उसमें थोड़ा दूध मिला के फिर उसको मथ के सेवन करते हैं, वो भी मंदक के समान ही है, उससे भी बहुत हानि होती है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो अर्थात जो ठीक से जमा हुआ दही है उसी का सेवन कर सकते हैं। अच्छा ये रहे कि खट्टा होने से पहले उसका सेवन कर लिया जाए, अच्छे से जमा हुआ दही हो, बहुत अधिक खट्टा ना हुआ हो। तो उस प्रकार का दही सेवन, वो भी विशेष ऋतुओं में, अर्थात वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु, इन ऋतुओं को छोड़कर इनमें प्रायः दही का सेवन नहीं करना चाहिए। कभी कर लिया तो अलग बात है। रात्रि में भी दही का सेवन सर्वथा निषिद्ध है। और यदि हम अन्य जो जिन समयों में दही का विधान है, जैसे वर्षा, शिशिर, हेमंत, उस समय भी अगर हम दही का सेवन करते हैं तो उसमें या तो हम मूंग का यूष, यानी कि मूंग का सूप, जो पानी होता है मूंग की दाल का, वो मिलाकर, या आंवला मिलाकर, या घी और बूरा मिलाकर दही का सेवन कर सकते हैं। तो ये दही के विषय में और मंदक के विषय में पिछली बार भी चर्चा की थी। महत्वपूर्ण होने के कारण से उसको मैंने दोहरा दिया है। इसके बाद हम तक्र के गुण समझते हैं। तक्र वो होता है जिसमें से मक्खन निकाल दिया जाता है। तो ये जो तक्र होता है ये बहुत लाभदायक है। ये जो शोष के रोगी होते हैं, अर्श अर्थात बवासीर के रोगी, गृहिणी के रोगी, मूत्र कृच्छ अर्थात लघुशंका कठिनाई से होती है, उदर के रोगी, जो अरुचि के रोगी हैं, और जिन्होंने स्नेह का पान किया है लेकिन विधि पूर्वक प्रयोग नहीं करने से उनको, या अधिक मात्रा में सेवन करने से विकार उत्पन्न हो गए, उनके लिए भी यह जो तक्र होता है, छाछ होता है, बहुत अधिक लाभदायक है। और इसके अलावा पांडु रोग में और जो विष होते हैं, संयोगज विष होते हैं, उनका अगर उसकी समस्या उत्पन्न हो गई है किसी कारण से, तो भी छाछ का प्रयोग लाभदायक रहता है। तो बहुत अच्छा है। छाछ अग्निवर्धक भी होता है और किसी भी प्रकार से हानि नहीं करता है। पानी अधिक मिल जाने के बाद में फिर शीतलता अधिक बढ़ जाती है उसकी। नहीं तो अगर पानी नहीं मिलाया है, सामान्य रूप से मक्खन निकाल कर जो तक्र बनता है वो बहुत ही अच्छा। यहाँ कहा जाता है कि भोजन के बाद में पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन छाछ पी सकते हैं। यही तक्र अर्थात मक्खन निकला हुआ जो तक्र होता है उसका सेवन कर सकते हैं।
तो ये हमारे तक्र के विषय में बातें हुई। इसके अलावा जो ताजा निकला हुआ मक्खन है उसके क्या गुण हैं इसके बारे में जानते हैं। तुरंत ताजा निकला हुआ जो मक्खन होता है वो संग्राही होता है, अर्थात बांधने वाला, मल को रोकने वाला। अग्नि दीपक होता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है। हृदय के लिए हितकर होता है। जो गृहिणी के रोगी हैं, बवासीर, अर्श के रोगी हैं, या जो वात रोग हैं, अर्दित आदि, पूरे शरीर में ऐंठन आदि होते हैं, इस तरह के जो रोगी हैं, या अरुचि के जो रोगी हैं, उनके लिए ये ताजा मक्खन निकला हुआ बहुत लाभदायक रहता है, उन विकारों को नष्ट करता है। तो ये विशेष है, बहुत अच्छा है। और ये जो मक्खन होता है, मक्खन तो बनाने का और कोई प्रकार ही नहीं है। दही जमाकर, दही को मथ कर और उसमें से फिर मक्खन निकाला जाता है, यही एकमात्र उपाय है। क्रीम बनाकर जो लोग घी बनाते हैं उनको तो मक्खन कभी उपलब्ध हो ही नहीं सकता है। तो मक्खन बनाने का यही ढंग है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दही जमाना बहुत आवश्यक है उसके लिए। अब हम देखते हैं घी, जो कि मक्खन को ही पिघलाकर बनाया जाता है, तो उसके और विशेष गुण हैं। मक्खन से भी अधिक विशेष गुण हैं उसमें। तो जो घृत होता है, और यहाँ पर जो विशेष है, मक्खन, दूध, छाछ, तक्र जिसे कहते हैं, घी, ये सब देसी गौ के घृत के ही, और देसी गौ के जो ये सब चीजें हैं, ऐसा हम मान के चलेंगे। तो उसी के गुण भी बताए जा रहे हैं विशेष रूप से। तो जो घृत है वो घी स्मृति वर्धक है, स्मृति को बढ़ाने वाला है, बुद्धि को तीव्र करने वाला है, कुशाग्र करने वाला है, जठराग्नि को बढ़ाने वाला है, वीर्यवर्धक है, ओज को बढ़ाने वाला है, अर्थात इम्यूनिटी वगैरह को बढ़ाएगा, और सब प्रकार से लाभदायक होगा। कफ को भी ये बढ़ाता है घी, और जो चर्बी होती है, मेद होता है, उसको भी ये बढ़ाता है घी। और इसके अलावा वात, पित्त, विष, उन्माद, अलक्ष्मी, जीर्ण, ज्वर, अलक्ष्मी मतलब दरिद्रता, ये भी एक तरह का रोग है। व्यक्ति प्रसन्न नहीं रहता। वो अलक्ष्मी वाला रोग जो है ना, वो व्यक्ति अपने आप को मन से ही गरीब मानता है, दरिद्र, वो कंजूसी करेगा, इस तरह के सब काम वो करता है। और साफ सफाई नहीं रखता वो व्यक्ति, गंदगी में रहे, मतलब गंदगी को ऐसा समझता है जैसे अ, इसमें भी खर्चा हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो दरिद्रता, ये एक रोग ही है। तो इसको भी घृत आदि नष्ट करता है। जो घी खाने वाले लोग हैं उनको दरिद्रता नहीं होती, अर्थात वो प्रसन्न रहते हैं। और जीर्ण ज्वर जो होता है, उन जीर्ण ज्वर अर्थात पुराना जो बुखार होता है, उसको भी ये नष्ट करता है घृत। ये तो सभी स्नेहों में, जितने भी स्नेह हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ ये देशी गौ का घी होता है। तो मतलब बहुत ही बढ़िया चीज है घी। और आजकल जो है बहुत लोगों को डरा दिया गया है कि घी खाना नहीं खाना इत्यादि, ये सब गलत बात है। आयुर्वेद जो है घृत को बहुत ही अच्छी वस्तु बताता है। और थोड़ा ये भी है, कफ और चर्बी भी बढ़ाता है। तो उस हिसाब से उतना परिश्रम हमें करना चाहिए कि उसका संतुलन बन जाए।
और घृत जो है वो शीतल है, रस और विपाक में मधुर है, मतलब जीवनीय है ये, ऐसा समझ के चलें, बिल्कुल जीवन देने वाला है घृत। और घृत में बहुत विशेषता है। घी जो है वो अनेक चीजों, अनेक प्रकार की वस्तुओं से संस्कारित होता है। घी अनेक प्रकार की जो औषधियां हैं उनसे संस्कार को ग्रहण कर लेता है वो, और साथ में अपने गुण को भी नहीं छोड़ता है। उसकी जो शीतलता गुण है, रस और विपाक में मधुरता है, उसको भी छोड़ेगा नहीं, और साथ में जो अन्य औषधियों के संस्कार हैं उनको भी ग्रहण करता है। जबकि तेल जो है, तेल अपने गुण को सर्वथा भी छोड़ देता है, संस्कारित होकर अपना जो गुण है उसको सर्वथा छोड़ देता है। जैसे चंदन आदि से जो संस्कार किया जाता है तेल का, तो फिर वो शीतल हो जाता है। वैसे सामान्य रूप से तेल गर्म होता है, लेकिन जब चंदन से संस्कार हो जाता है तो वो अपना गुण छोड़ के शीतल हो जाता है। लेकिन घृत में ये विशेषता है कि वो अपने गुण को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, और जो औषधियां, जिन औषधियों से उसका संस्कार किया जाता है उनके गुणों का ग्रहण भी कर लेता है। तो ये बहुत ही अधिक विशेषता इसी घृत में ही है। तो इस प्रकार से ये अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न विधानों से सेवन करने से घी जो है हजारों प्रकार की शक्ति को रखता है, एक नहीं हजारों प्रकार की ताकत है इसके अंदर। तो इसलिए आयुर्वेद में ये जो है घृत, बहुत इसका उपयोग बताया गया है और बहुत अच्छा बताया गया है। हजारों सहस्रों कर्म करने वाला ये घृत है। और इसके अलावा हम जाने, घी होता है सामान्य रूप से, जो नया घी होता है वही खाने में लाभदायक होता है, विशेष स्वादिष्ट भी होता है वही, उसकी सुगंध भी विशेष होती है जो नया घी होता है। लेकिन नए घी के अलावा यदि घी को हम रख लेते हैं, संभाल के पुराना कर लेते हैं, तो वो भी विशेष लाभदायक होता है अनेक रोगों में। तो कैसे कैसे ये पुराना घी, 10 वर्ष से अधिक पुराना जो घी होता है, या 10 वर्ष का जो पुराना घी होता है उसको पुराण घृत कहा जाता है। 10 वर्ष से जो अधिक पुराना होता है उसको प्रपुराण घृत कहा जाता है। फिर 100 साल से जो पुराना होता है, या 111 साल से पुराना जो होता है उसको कुंभ सर्पी कहते हैं। और कुंभ सर्पी से भी जो उससे भी पुराना घृत होता है उसको महाघृत कहा जाता है। तो ये जो पुराने घी हैं इनका जो है औषधीय बड़ा उपयोग है। ये जो मद होता है उसको उतार देता है, नशे को उतार देता है घी, पुराना वाला घी। अपस्मार आदि रोग होते हैं लोगों को तो ये नाक में डाला जाता है, और भी सेवन कराया जाता है। अपस्मार मिर्गी को कहते हैं, तो उनको ये बहुत अच्छा कर देता है, ठीक कर देता है। ऐसे ही मूर्छा का रोग होता है किसी को, ये सब ऊर्ध्ववात के कारण से मुख्य रूप से होते हैं। पेट साफ नहीं होता, मल लंबे समय तक रहता है, सामर्थ्य शरीर का होता नहीं कि मल को धारण करके रख पाए, तो ये जो है कि अपस्मार, मूर्छा आदि रोग, उन्माद आदि रोग होते हैं, उन सब में ये पुराना घी बहुत लाभदायक है। ऐसे ही शोष है जो, मतलब सूखा रोग होता है जो, ऐसे ही जो विष है, गर कहते हैं उनको, उसमें भी ये पुराना घी बहुत लाभदायक है। जितना पुराना होगा उतना ही अधिक लाभदायक हो जाता है। ऐसे ही ज्वर है, ज्वर में शिरोवेदना होती है बहुत, जैसे विषम ज्वर में बहुत भयंकर सिर में दर्द होता है, जिसको टपकन जैसा कहते हैं, लपकन जैसी होती है भयंकर, तो उसमें भी ये जो पुराना घी है बहुत अच्छा काम करता है।
माताओं बहनों में जो योनि शूल की समस्या रहती है उसमें भी ये पुराना घी बहुत लाभ करता है। कर्णशूल के लिए, कान में जो दर्द होता है, इसमें भी। शिरशूल की बात हमने ज्वर के विषय में की, वैसे भी बिना ज्वर के भी जो दर्द होता है उसमें भी शिरशूल, कर्णशूल, इसमें बहुत लाभदायक है। तो इन सब रोगों को नष्ट करने में ये जो पुराना घी है ये बहुत अधिक लाभदायक होता है। जितना अधिक पुराना होता है उतना ही अधिक लाभदायक ये घृत रहता है। तो बहुत जो पहले वैद्य होते थे वो इसको एकत्रित करके रखते थे, घड़े में इकट्ठा कर लिया या उस तरह से। तो आज भी जो अच्छे वैद्य होते हैं वो इस प्रकार से अपने पास में रखते हैं, संकलित संग्रहित करते हैं उसको, घृत को। तो इसके अलावा ये तो हमारे गौ के घृत की बात हो गई, लेकिन अन्य पशुओं के घृत, यही मैं आपको अभी बता रहा था कि ये जो चर्चा हो रही है इसे केवल देशी गौ के घृत की चर्चा हो रही है। फिर आगे ये बात भी आयुर्वेद में विशेष अलग से और इसके बाद में बताई गई कि बकरी है, भेड़ है, भैंस है, इन पशुओं के जो घी हैं वो उनके जो दूध होते हैं उनके गुणों के समान ही उसके घी के भी गुण समझना चाहिए। जैसे भेड़ का घी, भेड़ का दूध बहुत हानिकारक होता है तो उसका घी भी हानिकारक होता है। इसीलिए जो थैली के दूध होते हैं और थैली के घी होते हैं, इसमें कुछ पता नहीं होता, किसी ने भेड़ का घी मिक्स कर दिया उसमें या भेड़ का दूध मिला दिया, अब वो हानिकारक भी साथ में लेना पड़ेगा। इसलिए गौपालन की परंपरा होनी चाहिए अपने परिवारों में। आज जो है नगरीय आसुरी संस्कृति जो है वो विशेष रूप से हो गई है, हम सब भी उसके आदी बन गए हैं। तो ये जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और इसी कारण से अकाल मृत्यु बहुत अधिक बढ़ गई है हमारे भारत देश में। हम देखते हैं, हम हमारे आसपास, मेरे ही आसपास मैं देखता हूँ कितने ही लोग देखता हूँ कि जो मतलब असमय ही, और किसी को हृदयाघात हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, तो किसी कारण से, और असमय ही शरीर का त्याग हो जाता है, उनका शरीर छोड़ देना पड़ता है। तो ये जो है ये आसुरी जो संस्कृति है, इस जीवन शैली, आसुरी जीवन शैली मैं कहूंगा इसको, ये जो नगरीय संस्कृति है, इससे अपने को बचकर और अपनी जीवन शैली को, जहां भी रह रहे हैं, गौ आधारित, देशी गौ आधारित जीवन शैली यदि हम जिएंगे तो सर्वोत्तम सुख वाला जीवन हम जी सकते हैं। ऐसा उपहार गौ माता का परमात्मा ने हमें प्रदान किया है। तो चलिए, ये विषय हुआ। और इसी में और भी कुछ प्रकार होते हैं दूध के। तो जैसे खीस होती है, खीस आप शायद समझते हो, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग उसके नाम होते हैं। गाय जब बछड़ा बछड़ी देती है उसके बाद में तुरंत जो दूध होता है, और वो कुछ समय तक वो विशेष गाढ़ा दूध होता है, तो उसको खीस कहते हैं, उसको पीयूष संस्कृत में कहते हैं। पीयूष अमृत के लिए भी वैसे शब्द आता है, यहाँ पर भी उसको अमृत के समान गुणकारी माना गया है। तो उसको अ, एक तो ये हो गया 7 दिन से पहले पहले का जो दूध होता है वो होता है खीस, जिसको पीयूष कहते हैं। और एक होता है 7 दिन के बाद का, जब तक दूध बिल्कुल सामान्य नहीं मिलने लगता तब तक का जो वो दूध है उसको मोटर कहते हैं। 7 दिन के बाद जब तक दूध सामान्य नहीं हो जाता तब तक का जो दूध होता है उसको मोटर कहते हैं। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के किलाट होते हैं। किलाट का मतलब पनीर से है।
जो फटे हुए दूध का जो घन भाग होता है, तो ये सब चीजें उन्हीं को खानी चाहिए, उन्हीं के लिए हैं जिनकी जठराग्नि बहुत प्रबल होती है। दीप्ताग्नि वाले व्यक्ति के लिए ये तर्पण कारक हैं। बहुत वृक्ष होते हैं, वीर्यवर्धक होते हैं, बृहण होते हैं, शरीर में बल, शरीर में जो मांस आदि धातुएं हैं उनकी पुष्टि करने वाले हैं, बहुत अच्छे, और वायुनाशक भी होते हैं। तो ये चाहे हमने उसको उसमें दूध में छाछ डालकर उसको फाड़ देते हैं, गरम गरम दूध में छाछ डाल के फाड़ देते हैं, या नींबू डाल के भी फाड़ते हैं आजकल। तो इस प्रकार से जो भी चीज प्राप्त होती है, वो जो घन भाग होता है वो किलाट कहलाता है संस्कृत में, पनीर भी कहते हैं हिंदी में। तो इन सब जो है बहुत भारी भी होता है, तर्पण कारक होता है, तृप्ति देने वाला होता है बहुत अधिक। लेकिन केवल जो दीप्ताग्नि पुरुष हैं या जो भी हैं दीप्त अग्नि वाले लोग हैं, उन्हीं को इसका सेवन करना चाहिए। तिक्र, हाँ, मैंने जो बात बताई छाछ डालकर फाड़ने वाली, वो एक अलग है, उसकी बात अब आ रही है। अभी तक जो बात चल रही थी वो सामान्य रूप से खीस की चल रही थी, मोटर की चल रही थी, मतलब पीयूष और मोटर की। और इस प्रकार के जो दूध का जो घन भाग प्राप्त हो जाता है, तो उनकी चर्चा चल रही थी। तक्र पिंडक जो है उसके लिए अलग यहाँ पर हमको उसका वर्णन मिलता है। तक्र पिंडक जो है वो वैसे ही बनता है, दूध उबलते हुए दूध में छाछ डाल दी जाती है तो वो फट जाता है। तो वो जो घन भाग होता है उसका, उसको तक्र पिंडक कहते हैं। तो ये जो तक्र पिंडक है उसका अलग गुण दिया गया है। और ये जो है विशद होता है, विशद का मतलब जो पिच्छिल नहीं है, पिच्छिल का मतलब पिच्छिल जो है लिबलिबा टाइप का होता है, लेकिन जो लिबलिबा नहीं है उसको विशद कहते हैं। और ये तक्रपिंडक जो है भारी होता है, रूखा होता है और संग्राही होता है, अर्थात मल को इकट्ठा करने वाला। तो ये इसके गुण हैं, ये तक्रपिंडक है। तो ये हमारा इस प्रकार से दुग्ध वर्ग पूरा हुआ। इसमें हमने अनेक प्रकार से जो दूध और दूध से बनी हुई चीजें होती हैं उनके गुणधर्म जानने का प्रयास किया। ऋत्विक जी कुछ पूछना चाहते हैं, बोलें। ओम गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, ये मोटर शब्द हिंदी का है, संस्कृत का है, या कुछ किसी अन्य भाषा का है? जी, यह मोटर शब्द संस्कृत का है। मोरट शब्द है वैसे, हिंदी में मोटर बोल देते हैं। जी गुरुजी, ठीक है गुरुजी, धन्यवाद मोरट, गुरुजी। जो श्लोक में शब्द है वो पीयूषः मोरटम चैव, तो मोरट शब्द है और हिंदी में लोग मोटर बोल देते हैं। जी, धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, मोरट मतलब क्या होता है इसका? जो अभी मैंने बताया भी था, जो तुरंत मतलब जिसका बच्चा हुआ है, ऐसी गाय, उसके 7 दिन तक का दूध तो पीयूष कहलाता है, जिसको खीस भी बोलते हैं। 7 दिन के बाद में दूध सामान्य जब तक हो, कुछ दिन और लगते हैं दूध को सामान्य होने में, तब तक का जो दूध होता है उसको मोरट, ऐसा संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में लोग मोटर बोल देते हैं उसको। ये बहुत फायदा करता है ना गुरुजी? जी, लाभदायक है, लेकिन दीप्ताग्नि जो पुरुष हैं, जो माताएं, जो भी मतलब जिनकी जठराग्नि बहुत तीव्र है, उन्हीं को इसका सेवन करना चाहिए, सबको पचता नहीं है ये। हाँ, प्रोटीन रिच होता है ना, प्रोटीन बहुत होता जी जी।
तो ये हमने चर्चा की दुग्ध वर्ग की, और आगे हम इक्षु वर्ग यानी कि ईख, यानी कि जो चीनी, खांड, गुड़ इत्यादि जो इसके अनेक ईख के विकार होते हैं, उनके विषय में हम लेंगे, और उसको बिल्कुल अलग रखा गया है, उसके गुणधर्म बिल्कुल अलग दिए गए हैं, उसको हम अगली कक्षा में लेते हैं। अभी समय समाप्त होता है, तो आइए हम एक बार सब मिलकर, 1 मिनट, एक और हाथ उठ रहा है, उनसे भी पूछ लें। जी बोले श्याम जी, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ठीक है, तो आइए सब मिलकर ओम का उच्चारण करें। सभी को नमस्ते। नमस्ते सभी को गुरुजी। आदर नमस्ते जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी।